नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लेखपाल के लिए। दोस्तों बैच आज से स्टार्ट हो चुका है और आज ये पहली क्लास है और ये क्लास आपको रेगुलर मिलेगी। इस क्लास की खास बात ये है दोस्तों कि इसमें संपूर्ण सिलेबस को हर प्रैक्टिस सेट में आपको जो पूरा सिलेबस है लेखपाल के लिए हिंदी, अंकगणित, सांख्यिकी, बीजगणित, रेखागणित, सामान्य ज्ञान और साथ में ग्राम्य, समाज एवं विकास सभी को शामिल किया जाएगा और इसमें भी शामिल किया गया है। तो कोई भी आप क्वेश्चन स्किप मत करिएगा और यहाँ से आप प्रैक्टिस के साथ साथ आपकी प्रिपरेशन भी होती रहेगी और साथ ही साथ आपको ये भी थोड़ा सा आइडिया लग पाएगा कि कितनी तैयारी आपके यहाँ तक हो चुकी है या फिर कितनी आपको तैयारी आगे और करनी है। तो बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। वीडियो को प्लीज़ सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और साथ में आप सभी हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी। सेम वीडियो आपको हमारे फेसबुक पेज से भी मिल जाएगा, तो आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक्स जो है सभी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो प्राचीन काल में कलिंग में चेदी राजवंश और उस चेदी राजवंश का संस्थापक महामेघवाहन था और इसी चेदी वंश में एक सर्वाधिक शक्तिशाली राजा हुए थे जिनका नाम है खारवेल। और हाथी गुम्फा अभिलेख, इसको भी आपको याद रखना है। हाथी गुफा अभिलेख, हाथी गुफा अभिलेख राजा खारवेल से संबंधित है या फिर ऐसे कह लीजिए एकमात्र यही ऐसा साक्ष्य है जिसके आधार पर खारवेल के विषय में जानकारी मिलती है कि जो राजा खारवेल हैं और 13 वर्षों तक इनकी जो शासनकाल की घटनाएं हैं, जैन धर्म के अनुयायी थे और भी इसी प्रकार की कई चीज़ें हैं कि जैन भिक्षुओं के लिए इन्होंने विहारों का निर्माण करवाया था। तो यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, खारवेल। अगला क्वेश्चन है इसके बाद, हड़प्पा सभ्यता के उपकरण व हथियार मुख्यतः किसके बने थे? ध्यान देना है आपको, यहाँ पर ये हड़प्पा सभ्यता है। तो हड़प्पा सभ्यता के उपकरण और हथियार मुख्यतया तांबा, टिन और इसी तांबा और टिन को मिला करके कांसा बनता था। तो इन्हीं 3 धातुओं के या फिर मिश्र धातुओं के सहित मिलाकर के इन्हीं से हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश उपकरण और हथियार आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि गदा, बर्छा, तलवार, भाला, कटार इस प्रकार के कुछ इनके हथियार थे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता के उपकरण व हथियार मुख्यतः तांबा, माफी चाहूँगा, ये चौथा वाला ऑप्शन, ये ऑप्शन दिख नहीं रहा था, अभी यहाँ पर क्लियर है। ये देखिए आपका सीधे सीधे माफ़ी चाहूँगा वैदिक काल से संबंधित है, यानी वैदिक काल से पहले हड़प्पा सभ्यता तक लोहे का ज्ञान नहीं था। वैदिक काल में आने पर ही लोहे का ज्ञान होता है। लोहे को अयस्क कहा गया है वेदों में, ऋग्वेद में, इसे भी आप जानते रहिए। तो यहाँ पे चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। इसके बाद चलेंगे हम लोग अगले प्रश्न पर। दोस्तों आपको जिस भी प्रश्न के आंसर पता हो तो उस प्रश्न के लिए आप या तो आप डायरेक्टली आंसर कमेंट कर देंगे तो मुझे भी आइडिया लग जाएगा कि हाँ कम से कम आपको आंसर पता है। बाकी हमारे साथियों को भी वहाँ से आइडिया लग जाएगा कि हाँ कितने लोगों को आंसर पता था। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर हमें तैयारी अपनी अभी से इतनी अच्छी रखनी है कि आने वाले समय में हमारी जो सफलता है वो सुनिश्चित हो सके। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर। इसके बाद, किस सुल्तान के काल में खालसा की सीमाएं अत्यधिक विकसित हुई? आपको ये बताना है। तो यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में जो खालसा की सीमाएं थी उसका विकास जो है सर्वाधिक हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन प्रार्थना समाज के संस्थापक मुखिया थे? आपको ये बताना है। तो प्रार्थना समाज की जो स्थापना है डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने की थी। महाराष्ट्र में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। तो इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर।
अगला प्रश्न बहुत आसान सा प्रश्न है, फिर भी महत्वपूर्ण है। किसने घोषित किया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? सभी लोग जानते हैं, बाल गंगाधर तिलक। इन्हीं को जो है वैलेंटाइन सिरोल ने भारतीय अशांति का जनक कह दिया था। उसके बाद तिलक जो है उसके ऊपर मुकदमा करने चले गए थे लंदन। होम रूल लीग के समय की बात है और इनके जाते ही होम रूल आंदोलन, माफ़ी चाहूँगा, होम रूल आंदोलन उसके बाद जो है लगभग कमज़ोर सा पड़ जाता है। तो यहाँ पर इस प्रश्न के लिए सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किसने गदर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, आपको ये बताना है। तो सैन फ्रांसिस्को में गदर आंदोलन की शुरुआत की गई थी और लाला हरदयाल, इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा लाला हरदयाल। सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? गोलमेज सम्मेलन जो है 1930 से लेकर के 1932 तक चले थे। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे जिसमें कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हुए गांधी जी दूसरे वाले गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। और ये सम्मेलन में भाग लेना भी उनका तब सुनिश्चित हुआ था जब गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में, फरवरी या फिर मार्च के महीने में हुआ था। थोड़ा सा मंथ हम देख लेंगे बाद में। तो जितने भी आपको फैक्ट चीज़ें बताई जाती हैं दोस्तों, या तो उन्हें आप नोट डाउन करते चले या फिर उन्हें आप ज़रूर एकदम बिल्कुल केयरफुली आप सुन लीजिए। प्रैक्टिस हम करते रहेंगे, आगे भी ये क्वेश्चन रिपीट होते रहेंगे जो फैक्ट टॉपिक है, तो उसी बहाने उसी की वजह से आपका बिल्कुल ये टॉपिक तैयार हो जाएगा अच्छे से। तो यहाँ पर देखिए, कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था और उसी में से थे BR अम्बेडकर जी, जिन्होंने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की थी और तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था। गांधी जी ने इनका विरोध किया था। तो इस प्रश्न के लिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। इसके बाद, एशिया और यूरोप में संतुलित घास स्थल कहलाती है। एशिया और यूरोप, आपको बताना है इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर स्टेपी या फिर स्टेपस। देखिए, प्रेरी घास के मैदान पाए जाते हैं उत्तरी अमेरिका में, पंपास दक्षिणी अमेरिका में, सेल्बोज हो गया ब्राज़ील में। इसी प्रकार से स्टेपी हो गया जो कि आपका नॉर्थ वाला क्षेत्र है वो उत्तर का, जिसमें यूरोप का क्षेत्र और साथ में रशिया वाला, रूस वाला जो क्षेत्र शामिल होता है। तो ये घास बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं वहाँ की अर्थव्यवस्था के भी लिहाज से। तो यहाँ पर सेकेंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सवाना कहाँ पाए जाते हैं? अफ्रीका में। पंपास अर्जेंटीना। तराई या तेराई क्या है ये बता दीजिएगा आपको कमेंट करके। इसके बाद चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, बादल किस मंडल में अवतरित होता है? हमारे पृथ्वी से मंडल, वायुमंडल को कई परतों में डिवाइड किया गया है। जैसे सबसे निचली जो परत होती है ट्रोपोस्फियर, क्षोभ मंडल, या फिर इसे हम अधोमंडल भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे अधोमंडल पूछ ले तो आप कन्फ्यूज मत होइएगा। मौसम संबंधी समस्त घटनाएं इसी मंडल में होती हैं। इस मंडल में वायुयान का जो है परिचालन नहीं किया जाता है क्योंकि बादल वगैरह होते हैं। इसके ऊपर होता है समताप मंडल जिसमें ओजोन परत भी है और उसमें जो है वायुयान ये सब इसमें परिचालन करते हैं, जबकि जो हेलीकॉप्टर होते हैं वो क्षोभ मंडल में वो उड़ते हैं। तो ये आप जानते रहिएगा। और इसकी जो ऊंचाई होती है 8 से लेकर के 14 किलोमीटर तक। धूल कण जल वाष्प ये सब चीज़ें इसमें ज़्यादा पाए जाते हैं। बादल इसमें होते हैं, वर्षा इसी मंडल की वजह से होती है, क्षोभ मंडल। आयन मंडल की वजह से ही जो कम्युनिकेशन हो पाता है, किरणें परावर्तित हो पाती हैं, इसी की वजह से हो पाता है सैटेलाइट कम्युनिकेशन, DTH वगैरह। चलिए इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है आपको? प्लीज़ जो भी आपके सुझाव हो, मेरी कुछ कमियां उन्हें भी बताएं, अच्छाइयाँ हो उन्हें भी बताएं, और क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है वो भी बताएं आप। और ये प्रैक्टिस सेट मेरा बिल्कुल आपसे वादा है, ये प्रैक्टिस सेट आपको डेली मिलेगा, एग्जाम तक मिलेगा। और हर प्रैक्टिस सेट्स में पूरा सिलेबस कवर्ड रहेगा, बल्कि 2-2 क्वेश्चन ही रहेंगे हर टॉपिक से, लेकिन रहेंगे ज़रूर। ठीक है, तो आप डेली जुड़िए हमारे चैनल से, बिल्कुल आपको हमेशा मिलता रहेगा, डेली मिलता रहेगा। और सिर्फ हमारा एकमात्र उद्देश्य है दोस्तों कि अधिक से अधिक साथियों का हमारे चैनल के थ्रू सिलेक्शन हो सके। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? आपको ये बताना है। ठीक है, किवीथु,
गुहार माता, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा काल, उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी, पश्चिमी, ये सभी जो छोर है ये भी आपको याद रखने हैं, और राज्य कौन से हैं ये भी आपको याद रखने हैं। तो सबसे पूर्वी भाग भारत का अरुणाचल प्रदेश है, जो कि प्रहरी राज्य भी है भारत का, चीन से लगती हुई सीमा इसकी है, इसे आप याद रखिएगा। और इसी अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व और सबसे अधिक सघन वन प्रतिशत पाया जाता है। मैंने सिर्फ 1% नहीं बोला है, तब तो मिजोरम हो जाएगा और क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश हो जाएगा, लेकिन सघन वन प्रतिशतता में पूछे तो अरुणाचल प्रदेश। ये भी आप 2-3 फैक्ट है, इसको भी आप ध्यान रखें। इसके बाद चलेंगे हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा है, मज़ेदार क्वेश्चन है। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि आपसे पूछी गई है यहाँ पर। एक मिनट रुक जाइए। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के लिए निम्न में से कौन सा सही है? ये प्रश्न अलग है, ये प्रश्न अलग है, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे प्रश्न, ये प्रश्न अलग है। अब ठीक है यहाँ पर। तो आपको पंचवर्षीय योजना थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे मैं आपको एक बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से बता रहा हूँ, अगर आप ध्यान से सुन लेंगे तो आपको एक बार में चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। 51 से स्टार्ट हुआ था, 56 तक पहली हो गया, फिर 56 से लेकर के 61 तक दूसरी हो गया, फिर 61 से लेकर के 66 तक तीसरी, फिर 66 से 67, 67 से 68, 68 से 69, ये 3 साल जो है योजना अवकाश हो जाता है। फिर 69 से 74 आ जाता है, ठीक है, चौथी पंचवर्षीय योजना 69 से 74। फिर 74 से 79 पाँचवीं आ जाता है। लेकिन पाँचवीं जो योजना होती है पंचवर्षीय, जनता सरकार बनती है, जनता पार्टी की सरकार बनती है, कांग्रेस की नहीं बनती है, पहली बार गैर कांग्रेस की सरकार बनती है 1978 में। तो ये क्या करते हैं, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना को समय से पहले समाप्त कर देते हैं और अनवरत योजना, रोलिंग प्लान लागू कर देते हैं 78 से। तो 78 से 82 हो गया आपका छठवीं पंचवर्षीय योजना। 1980 में फिर से कांग्रेस की सरकार आती है, तो फिर से क्या करते हैं, छठवीं पंचवर्षीय योजना को दोबारा से लागू करते हैं 80 से 85। तो ध्यान दीजिएगा, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना को समय से पहले समाप्त कर दिया गया था 74 से 79 वाले को, और छठवीं पंचवर्षीय योजना को 2 बार लागू किया गया था। तो 80 से 85 हो गया। फिर 85 से 90 जो है आपका 7वीं पंचवर्षीय योजना। फिर 91-92 में कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं आई थी। 91 में एलपीजी आया था, आप सभी जानते होंगे, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ठीक है, क्योंकि उस समय बिल्कुल आर्थिक जो व्यवस्था थी एकदम सुस्ती हो गई थी, हमारे पास बाहर से सामान खरीदने तक के पैसे बिल्कुल नहीं बचे थे, ऐसा हो गया था, सिर्फ 3-4 दिन के बचे थे। तो उसके बाद 8वीं होगी संभवतः। फिर 92 से लेकर के 97, फिर 97 से 2002, 2002 से 2007, 7 से 12, 12 से 17, जो 12 से जो 17 वाला था ये समय से पहले ही समाप्त कर दिया गया था, क्योंकि 2014 में घोषणा हो गई थी कि अब इसके स्थान पर नीति आयोग आएगा, और 2015 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग ने योजना आयोग का स्थान ले लिया। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल बताइए आप लोग। अब तो मैंने बता दिया है आप सभी को, सभी लोग कमेंट करके बताइए। 7 से लेकर के 12 तक, ठीक है, और 12 से जो 17 था वो अंतिम था, 12वीं ये अंतिम था आपका। तो इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। फिर यहाँ पर देखिए कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो अब मुझे लग रहा है कि आप सभी लोग आंसर कर लेंगे। ये जोड़ा सही है। फिर 56 से 61 दूसरी हो गया था, 61 से 66 तीसरा हो गया था, ये वाला गलत यहाँ पर हो गया, तृतीय वाला, ठीक है। ये जो था आपका 61 से लेकर के 66 था। 11वीं आपका सही है, 6वीं भी आपका सही है। इसी को 2 बार लागू किया गया था, पहले एक बार ये 1978 से 1982 तक था ये। फिर 80 में जो है कांग्रेस की सरकार वापस आ जाती है, तो वो क्या करते हैं, इसको फिर समाप्त करके छठवीं पंचवर्षीय योजना को फिर से लागू कर देते हैं 80 से 85 तक, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर यहाँ पर सेकंड है। बाकी जितने भी आपको मैंने फैक्ट बताए हैं इससे ज़्यादा बाहर क्वेश्चन नहीं पूछता, बहुत थोड़ा बहुत अगर डीप में जाएगा तो, अदरवाइज इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जितनी भी योजनाएं हैं उनसे क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे उज्ज्वला योजना यहाँ पर है, ये किससे संबंधित है आपसे ये पूछा गया है। तो 2016 में बलिया से इसकी शुरुआत की गई थी, 2021 में फिर से उज्ज्वला 2 आया था, किस ज़िले से आया था मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। तो उज्ज्वला 1 है, उज्ज्वला 2 दोनों ही उत्तर प्रदेश से दोनों की शुरुआत की गई थी। और ये जो है
जो निर्धनता रेखा से नीचे परिवार है उनको जो है एलपीजी कनेक्शन फ्री में प्रदान करने के लिए इस योजना को लाया गया था 2016 में। तो कौन सा यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? पहला वाला। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारत के संविधान सभा की जब 31 अक्टूबर 1947 को बैठक हुई थी तो इसकी घटी हुई सदस्य संख्या थी। पहले देखिए मुस्लिम लीग शामिल था, बाद में जब वो चले जाते हैं बंटवारा हो जाता है तो संख्या पहले 399 थी, संख्या घट करके 299 रह जाती है। ठीक है, क्लियर है सभी को ये क्वेश्चन? थोड़ा सा आपको कुछ थोड़ा वो जो फैक्ट थोड़ा सा आप जानते रहेंगे, बहुत ज़्यादा डीप में आपसे पूछने की उम्मीद तो नहीं है, लेकिन फिर भी जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा तीसरा वाला। ये पहले था, बाद में घटी हुई संख्या इतनी हो गई थी, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार विदेशियों को भी प्राप्त है? देखिए, जो जीवन जीने का अधिकार है अनुच्छेद 21, वो विदेशियों को भी प्राप्त है। इसी प्रकार से कानून के समक्ष समानता है, वो विदेशियों को भी प्राप्त है। इसी प्रकार से कुछ और भी है, जैसे देखिए अभिव्यक्ति हो गया, स्वतंत्रता हो गया, ये सब अधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं होते, जो केवल भारतीयों को प्राप्त होते हैं। तो इसको थोड़ा सा अगर आप लॉजिकली भी देखेंगे तो आपको बिल्कुल भी यहाँ पर समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो जो तीसरा वाला है, ये अधिकार जो है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का अधिकार, ये आपका अनुच्छेद 21 से संबंधित है, ध्यान दीजिएगा इसको। तो यहाँ पर तीसरा वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये एक ऐसा मौलिक अधिकार है जो कि विदेशियों को भी प्राप्त है, और यही एक ऐसा मौलिक अधिकार है जो कि आपातकाल में भी इसको निरस्त नहीं किया जा सकता। संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? सभी लोग जान गए होंगे इसका आंसर, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक इनके प्रावधान है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के निर्माण का प्रावधान है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, आर्टिकल 40 जो ग्राम पंचायत बनती है, ग्राम प्रधान होते हैं, ये आर्टिकल 40 के अंतर्गत है। इसको याद रखिएगा क्योंकि आप में ग्रामीण परिवेश पंचायती राज, यहाँ से ये प्रश्न आना ही आना है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आगे आपको मिलते रहेंगे। 1973 1992 में 73वां और 74वां संविधान संशोधन, 73वां जो है पंचायती राज से, 74वां जो है आपका नगर प्रशासन से। तो 73वां आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। 1992 में आर्टिकल 243 और अनुसूची 11 पंचायती राज के लिए, ये भी आप याद रखिए। ये क्वेश्चन आपको आगे मिलते रहेंगे। थोड़ा सा मैं सोचता हूँ जितना आपको क्वेश्चन पॉइंट्स आपको हाईलाइट होते रहे, बार बार आपके दिमाग में आता रहे, तो वो चीज़ें बिल्कुल आपको एकदम रट जाएंगी, अच्छे से भूलेगा नहीं एग्जाम तक। ये कोशिश हमारी होनी चाहिए। तो यहाँ पर फिलहाल में इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर फर्स्ट, पहला वाला हो गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। फिर यहाँ पर देखिए, संतुलन की स्थिति में एक प्रणाली का एंट्रोपी परिवर्तन और इसके आसपास का वातावरण। एंट्रोपी अगर आप लोग समझ पा रहे होंगे। अच्छा, सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ पर की गई थी? क्वेश्चन आप लोग बता दीजिए फटाफट। 1959 में। देखिए, संवैधानिक दर्जा दिया गया था बाद में, लेकिन उसके पहले शुरुआत अगर पूछिए आपसे 2 अक्टूबर 1959 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, लेकिन वो सफल नहीं हो पा रहा था नागौर जिले से, क्योंकि उसको संवैधानिक दर्जा प्रदान नहीं किया गया था। ठीक है भैया, सभी को क्लियर है यहाँ तक? तो संतुलन की स्थिति में कोई भी जो निकाय होता है परिवेश के साथ में स्थिर रहता है, उसका एंट्रोपी परिवर्तन। तीसरा वाला यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। सामान्य विज्ञान भी है, ध्यान से आप लोग सिलेबस अगर देखेंगे सामान्य विज्ञान भी, और यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है, आएगा ही। तो थोड़ा सा सामान्य विज्ञान में कुछ क्वेश्चन आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं, लेकिन आपको इतना परेशान बिल्कुल नहीं होना है। आप देखते चलिए ध्यानपूर्वक। विद्युत क्षेत्र शक्ति को दर्शाने के लिए अनुकूल इकाई है। विद्युत क्षेत्र यानी विद्युत क्षेत्र जो उसका प्रभाव होता है चारों ओर किसी भी आवेश का, तो न्यूटन पर कूलम, इसको हम लोग न्यूटन पर कूलम या फिर वोल्ट पर मीटर से दर्शाते हैं। न्यूटन पर कूलम या फिर वोल्ट पर मीटर से। तो यहाँ पे आपको ये वाला ऑप्शन दिख रहा होगा। अगर वोल्ट पर मीटर होता तो आपका ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता था। तो आप दोनों ही यूनिट इसकी जानते रहिए। विद्युत क्षेत्र शक्ति को दर्शाने के लिए उसकी यूनिट है।
इकाई। चलिए अब यहाँ से स्टार्ट हो चुका है मैथमेटिक्स, गणित, रेखा गणित भी है, बीज गणित भी है और संख्या पद्धति वगैरह ये सब भी है क्वेश्चन। तो भिन्नों के एक युग्म में भिन्न ए भिन्न बी से 2 गुना है और दोनों भिन्नों का गुणनफल जो है 2/25 है। भिन्न ए का मान क्या हो सकता है आपको ये बताना है। तो मान लेते हैं यहाँ पर जो भिन्न ए हमारा है 2x और भिन्न बी को x मान लेते हैं। भिन्न बी का जो है ये 2 गुना है भिन्न ए और इन दोनों का जो गुणनफल होगा कितना हो जाएगा 2x²। और ये आपको दिया गया है 2/25, 2 से 2 कैंसिल आउट, x इजिकल टू हो गया 1/25 और x इजिकल टू हो गया 1/5। ये आपको एक भिन्न मिल गई यहाँ पर और दूसरा भिन्न इसका जस्ट 2 गुना हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। आपको इसमें थोड़ा सा अजम्पशन इस प्रकार से करने हैं कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल ईजी हो जाए। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला वाला, फर्स्ट, 1/5। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, एक 2 अंकीय संख्या में इकाई स्थान का अंक दशम स्थान के अंक से चौगुना है और दोनों अंकों का योगफल 10 है, तो वह संख्या कौन सी है आपको बताना है। तो इकाई जो स्थान का अंक है दशम स्थान के अंक से चौगुना है, तो मान लेते हैं इकाई स्थान का जो अंक है, नहीं दहाई वाले को मान लेते हैं, तो इकाई वाला जो हो जाएगा 4x हो जाएगा और संख्या जब लिखनी होगी तो क्या करेंगे, ये दशम वाला है मतलब इसमें हम 10 से गुणा कर देंगे और प्लस ये जोड़ देते हैं। जैसे हमने कहा हमें 14 लिखना है, मतलब इसमें 10 एक दहाई हो गया और 4 इकाई हो गया, दोनों को आप ऐड करेंगे तभी तो आपको 14 मिलता है ना। तो इस प्रकार से आपको लिखना होगा 10x + 4x कितना हो गया, फाइनली यहाँ पे 14x हो गया और दोनों अंकों का योगफल यानी पहला अंक x दूसरा अंक 4x कितना हो जाएगा 5x और योगफल कितना है यहाँ पर 10 है, तो यहाँ से x कितना मिल गया आपको 2 मिल गया और 2 यहाँ पर रख देंगे तो 14 दूनी 28। मतलब संख्या क्या हो गई, वह संख्या कौन सी है 28 है। ठीक है भैया, इकाई जो है दहाई वाले अंक का 4 गुना है, तो दहाई वाले अंक को आपने x मान लिया और इकाई वाला अंक जो होगा फिर इसके हिसाब से 4x हो जाएगा। दोनों का जो योगफल है 14x दिया हुआ है तो दोनों को आप जोड़ दीजिए, माफ़ी चाहूँगा संख्या 14x हो गई। ठीक है, माफ़ी चाहूँगा यहाँ पर इसकी हेल्प से हमने संख्या लिख ली। यहाँ पर दहाई वाले अंक में 10 से मल्टीप्लाई करके, इकाई वाले अंक में 1 से मल्टीप्लाई करके, सैकड़ा वाला होता तो उसमें 100 से करते हैं मल्टीप्लाई, तो ये संख्या प्राप्त हो गई। दोनों जो अंक है इनका योगफल कितना है 10 यहाँ पर है, तो हमने दोनों अंकों को जोड़ लिया, x + 4x 5x मिल गया, ये बराबर हमारा 10 हो गया, x यहाँ से 2 मिल गया और 2 की वैल्यू x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो फाइनली हमको यहाँ पे संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अभी आगे हिंदी का भी क्वेश्चन है, पूरा सिलेबस हमने कवर किया हुआ है, कोई भी टॉपिक छूटा नहीं है और इसी तरह से आपको प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे बिल्कुल रेगुलर, कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं आपका पूरा सिलेबस कवर करते हुए। एक कक्षा के 49 छात्रों का औसत वजन 51 किलोग्राम है। इसे देखिए हम लोग 2 तरीके से कर सकते हैं। एक नए छात्र के शामिल होने से अब औसत वजन कितना हो गया 51.2 किलोग्राम, यानी अब जो है 50 छात्र आ गए टोटल, पहले 49 छात्र थे तो औसत 51 किलोग्राम, अब 50 छात्र हो गए, औसत यहाँ पे 51.2 किलोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो 51 किलोग्राम है ये औसत हो गया पहले का और इसमें जो वृद्धि हो रही है 0.2 किलोग्राम की और अब औसत कितना हो गया यहाँ पर फाइनली 50 किलोग्राम। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे ये हमारा हो गया 49 छात्रों का औसत और एक छात्र के जुड़ने से जिसका वजन आपको बताना है, तो एक छात्र के जुड़ने से जो है औसत जो है 0.2 ग्राम से बढ़ गया। तो क्या करेंगे हम लोग 0.2 ग्राम ये किलोग्राम ये औसत बढ़ाए, ध्यान दीजिएगा, और छात्र कितने कुल है यहाँ पर 50 हैं, तो टोटल कितना यहाँ पे हो जाएगा वजन, मल्टीप्लाई कर देंगे 50 या मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 0.2 × 50, तो कितना हो जाएगा 51 + 10, फाइनली आपको यहाँ पे मिल गया 61 किलोग्राम। जैसे ये जो 51 हमने ऐसे 49 मान लिया तो ये औसत हो गया, मतलब अभी जो है पर कैंडिडेट्स का वजन 51 किलोग्राम है। ठीक है, वो आगे भी रहेगा, जितनी बढ़ोतरी हो रही है और जो नया शामिल हुआ है
तो अब कितने टोटल छात्र हो गए? 50 हो गए। तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर टोटल वेट निकाल लेते हैं इसकी सहायता से और इसको जो है इसमें जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे आपको जो नया छात्र शामिल हुआ होगा जिसकी वजह से औसत बढ़ा है उसका वजन यहाँ पे निकल जाएगा। तो यहाँ पे आंसर 61 किलोग्राम, चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हिंदी का क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, जिसका विभाजन न किया जा सके। हिंदी में जितना आपके सिलेबस में है वही क्वेश्चन मैं कराऊंगा। मैं भी अगर कोई क्वेश्चन कभी आउट ऑफ सिलेबस लगे आप प्लीज़ कमेंट करके तुरंत बता देना। चलिए, जिसका विभाजन न किया जा सके उसके लिए एक वर्ड हो जाएगा अविभाज्य। देखिए ये अलग है अखंडित, ये भी अलग है, ये भी अलग है। इसके लिए करेक्ट आंसर होगा अविभाज्य। इस प्रकार के प्रश्नों में कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर, यद्यपि में कौन सी संधि है आपको ये बताना है। यद्यपि में कौन सी संधि है? यदि धन अपि, यहाँ पे ई धन अ मिलके य, कौन सी संधि है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। स्वर संधि के अंतर्गत यड़ संधि, ठीक है। अ आ, इसको आप एक में रख लीजिए, ई बड़ी ई ऊ बड़ा ऊ और री, इसको आप दूसरे में डिवाइड कर लीजिए। ये फर्स्ट हो गया आपका फर्स्ट। शेष जितने भी हैं ए ए ओ ये सभी आपके थर्ड में, इसको रख लीजिए। तो जब एक धन दो करते हैं तो गुण संधि, और दो धन एक करते हैं तो एड़ संधि, तीन धन एक करते हैं या फिर तीन धन दो करते हैं तो अयादि संधि, और एक धन तीन करते हैं तो वृद्धि संधि। समझ में आया भैया? और जब सेम टू सेम होते हैं तो दीर्घ संधि। ये फर्स्ट, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड बाकी ए ए ओ। तो फर्स्ट प्लस सेकंड गुण संधि, फर्स्ट सेकंड प्लस फर्स्ट यड़ संधि, फर्स्ट प्लस थर्ड वृद्धि संधि, थर्ड प्लस फर्स्ट या फिर थर्ड प्लस सेकंड अयादि संधि। और जब सेम टू सेम होते हैं मतलब फर्स्ट वाला फर्स्ट वाले के साथ जुड़े, सेकंड वाला सेकंड वाले के साथ जुड़े, थर्ड वाला थर्ड वाले के साथ जुड़े तो दीर्घ संधि। ये 5 टोटल टाइप्स होते हैं स्वर संधि के। व्यंजन संधि के नियम अलग होते हैं और विसर्ग संधि के नियम अलग होते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन हिंदी का हम यहाँ पर और देखेंगे। यहाँ पर देखिए पहला वाला ऑप्शन करेक्ट है इस क्वेश्चन के लिए। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, अपना हाथ जगन्नाथ। अभी देखिए यूपी टेट पे एक क्वेश्चन आया हुआ था, आँख की किरकिरी होना। वहाँ पे 2 ऑप्शन दे दिए थे आँख की किरकिरी होना में। एक था आपका अप्रिय लगना और एक था आपका कष्टदायक होना। तो आयोग ने माना है अप्रिय वाला, और कोर्ट ने जब मामला गया था कोर्ट में आपत्ति, इस पर ऑब्जेक्शन किया गया था तो कोर्ट ने इसको भी ऑप्शन करेक्ट मान लिया था। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ना, अगर इस स्थिति में आप ज़्यादा जो अप्रोप्रिएट आपको आंसर लगे आप उसको करिएगा। तो अपना हाथ जगन्नाथ लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? अपना काम स्वयं द्वारा ही संपन्न करना उचित होता है। अपना काम स्वयं द्वारा साधना ही उचित होता है। तो यहाँ पर थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों अब आप लोग कमेंट करिए कि कितने क्वेश्चन आपने खुद से सही किए और आपको आज का सेशन कैसा लगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगेगा और अगर आप लोग इसी तरह से पसंद करते रहेंगे तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों। और डेली मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसी प्रकार से लेकर के आता रहूँगा। बाकी आपकी जो ऑन डिमांड होंगी उसके आधार पर भी आपको कुछ चीज़ें बताई जाएंगी। तो वीडियो को आप लोग लाइक करके जितना हो सकता है शेयर कर देना, और साथ में सभी मित्र चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। तो मिलते हैं जल्द नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।